हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अपचयोपचय शब्द जो है दो शब्दों से मिलके बना है, अपचयन प्लस उपचयन, अपचय प्लस उपचय यानी कि रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब आरईडी रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रसायन विज्ञान के अंदर हम देखते हैं दो प्रकार की अभिक्रियाएं मुख्य रूप से सभी जगह हमें पढ़ने को मिलती है, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन यानी कि रिडक्शन अपचयन और ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। तो इन दो अभिक्रियाओं की मुख्य रूप से हमें अध्ययन करना है इस अध्याय के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होती है। ऑक्सीकरण की परिभाषाएं मुख्य रूप से हमने 4-5 भागों में बांटी है। सबसे पहला नंबर होता है, अगर किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ योग होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ाव होता है, उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 का निर्माण कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा पॉइंट है ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग। किसी भी तत्व का अगर ज़्यादा ऋणात्मक तत्व के साथ संयोग कराएंगे तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि आयरन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके FeCl3 बना रहा है, यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है। SbCl2 के साथ रिएक्शन करके SbCl3 बना रहा है, यानी कि Sb का ऑक्सीकरण हो गया। SN2Cl2 Cl2 के साथ अभिक्रिया करके SnCl4 का निर्माण करता है, यानी कि यहाँ पर Sn यानी टिन का ऑक्सीकरण हो गया है। इसी प्रकार से अगर किसी यौगिक में से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो उसको भी हम ऑक्सीकरण की परिभाषा से करते हैं। यहाँ पर ZnHCl के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 प्लस H2 का निर्माण करता है, यानी कि HCl में से हाइड्रोजन निकल गया है, इसका मतलब Cl का ऑक्सीकरण हो गया है। Hi प्लस O2, यहाँ पर देखते हैं Hi ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O प्लस I2 का निर्माण करता है, यानी कि आयोडीन से Hi में आयोडीन के साथ से हाइड्रोजन निकल गया है, तो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीकरण हो गया है। इसी प्रकार H2S की रिएक्शन I2 के साथ कराते हैं तो H2S में से हाइड्रोजन निकल गया है, यानी कि सल्फर का यहाँ से यहाँ जाने पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है सल्फर के अंदर, तो इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया है। अगला पॉइंट है धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन, यानी कि ज़्यादा धनात्मक तत्वों का अगर निष्कासन होता है, ज़्यादा धनात्मक तत्व निकल जाता है, तो उसको भी हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं Ki प्लस H2O2, तो यहाँ पर Ki में से आयोडीन का निष्कासन हो गया है, तो ये KOH प्लस I2 बन गया है। यहाँ पर Ki प्लस Cl2, Ki में से आयोडीन का निष्कासन हो गया, यानी कि आयोडीन का ऑक्सीकरण हो गया है। धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में वृद्धि अगर होती है तो उसको भी हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पर SnCl2 प्लस Cl2 के साथ अभिक्रिया करके SnCl4 का निर्माण करता है, जिसमें कि SnCl2 के अंदर Sn की संयोजकता +2 है और यहाँ पर Sn की संयोजकता +4 है, यानी कि +2 से +4 के अंदर जाने पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर धन विद्युत तत्व की संयोजकता में वृद्धि हो गई है। अपचयन की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले ऑक्सीजन का अगर किसी पदार्थ से निष्कासन होता है, किसी यौगिक से निष्कासन होता है, तो उसको हम अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ZnO की रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं तो Zn प्लस
कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ZNO में से ऑक्सीजन निकल गई है और वो Zn के अंदर चला गया है, इसका मतलब जिंक का अपचयन हो गया है। यहाँ पर C6H5OH प्लस Zn, इसमें से ये बन के बनाता है बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर फिनॉल, इसमें से ऑक्सीजन निकल के जिंक के साथ जुड़ गई है, यानी कि फिनॉल का बेंजीन के अंदर अपचयन हो गया है और जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के चली गई है, यानी कि कॉपर का अपचयन हो गया है। दूसरा पॉइंट है H2 का संयोग। अगर किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है तो वो भी अपचयन ही होता है। हाइड्रोजन प्लस सल्फर मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, यानी कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है तो सल्फर का अपचयन हो गया है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनाता है, यानी कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है तो क्लोरीन का अपचयन हो गया है। और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया बनाता है, यानी कि नाइट्रोजन का अपचयन हो गया है। धन विद्युतीय तत्व का संयोग भी अपचयन ही कहलाता है। जैसे यहाँ पर CuCl2 की अभिक्रिया अगर मैं Cu के साथ कराता हूँ तो Cu2Cl2 का निर्माण होता है, यानी CuCl2 के साथ Cu जुड़ गया, जिसकी वजह से Cu का अपचयन हो गया। HgCl की अभिक्रिया Hg के साथ कराते हैं तो Hg2Cl2 बनता है, यानी यहाँ पर Hg आपस में जुड़ रहे हैं तो Hg का अपचयन हो गया है। धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। अगर किसी यौगिक के अंदर से ज़्यादा विद्युत धनी तत्व बाहर निकलता है तो उसको भी हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर FeCl3 की अभिक्रिया H2S के साथ कराते हैं तो इसमें से ऋण विद्युतीय तत्व निकल जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन के निकलने से यहाँ पर Fe का अपचयन हो गया है। MnO2 की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पर MnO2 के अंदर से ऑक्सीजन निकल गया है और वो Cl2 जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन Cl से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, यहाँ पर MnCl2 का निर्माण हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में कमी। धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में कमी आ जाती है तो उसको भी हम अपचयन कहते हैं। FeCl3H2S के साथ अभिक्रिया करके FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पर Fe की संयोजकता 3 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि आयरन की संयोजकता में कमी आने के कारण इसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पर HgCl2 की अभिक्रिया SnCl2 के साथ कराते हैं तो Hg2Cl2 और SnCl2 का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पर Hg की संयोजकता 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में कमी आ रही है, जिसकी वजह से इसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या। किसी तत्व के एक परमाणु पर आवेशों की वह संख्या जो संयुक्त अवस्था में उसके किसी यौगिक के अणु या आयन में व्यक्त की जाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब इस ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं, उन एक एक नियमों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले किसी भी तत्व की मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा शून्य होती है। जैसे कि H2 हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा शून्य होती है। Cl2 के अंदर Cl की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा शून्य होती है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा शून्य होती है। और सोडियम या इसके अलावा कोई भी तत्व, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, उन सब की ऑक्सीकरण अवस्था मुक्त अवस्था में हमेशा शून्य होती है। धात्विक हाइड्राइडों को छोड़कर अन्य हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। धात्विक हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं? NaH, LiH, CaH2, यानी धातु के साथ बने जो हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं उनको हम धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। और इन धात्विक हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होती है। इसके अलावा अन्य जितने अधातु हाइड्राइड होते हैं उन सभी के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा
+1 होती है। यहाँ पर धात्विक हाइड्राइडों के अंदर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है इन धातुओं से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश आता है और धातु के ऊपर धनावेश आता है। जबकि हाइड्रोजन अधातुओं की तुलना में कम विद्युत ऋणात्मक होता है। जैसे अमोनिया के अंदर NH3, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कम विद्युत ऋणात्मक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश और नाइट्रोजन के ऊपर ऋणावेश आ जाता है। ऑक्साइडों में बात करें अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की, तो ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -2 होती है, परऑक्साइडों में -1 होती है और सुपर ऑक्साइडों में -1/2 होती है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है, H2O2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होती है। विभिन्न उदासीन यौगिकों की आवेश संख्या ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, परंतु यह मान उनमें उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे H2SO4 के अंदर देखते हैं, यहाँ पर 2 गुना हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 गुना ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, और ये बराबर 0 के होता है क्योंकि H2SO4 के ऊपर कोई आवेश नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं PO4 के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 4 गुना ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था बराबर -3, क्योंकि इस यौगिक के ऊपर जो ऋणावेश दिया हुआ है वो 3- दिया हुआ है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होती है, क्योंकि ये आवर्त सारणी का सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। फ्लोरीन के ऊपर कभी भी धनावेश संभव नहीं है, और फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 इसलिए होती है क्योंकि फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात इसका स्टक पूरा हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर हमेशा -1 आवेश आता है। OF2 कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +2 होती है। प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 होती है। इसके अंदर कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं होता है। और द्वितीय वर्ग के तत्व जो होते हैं क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +2 होती है। क्योंकि प्रथम वर्ग के तत्व जो होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए इनके ऊपर आवेश आ जाता है +1। और द्वितीय वर्ग के तत्व 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात इनके ऊपर आवेश आ जाता है +2, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +2 होती है। आवर्त सारणी के अंदर यही 2 वर्ग के तत्व ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कभी परिवर्ती नहीं होती है, यानी कभी चेंज नहीं होती है। प्रथम वर्ग के तत्वों की +1 होती है और द्वितीय वर्ग के तत्वों की हमेशा +2 होती है। इसके अलावा जो P ब्लॉक के तत्व होते हैं या D ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी एक तत्व की बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती हैं। यौगिक की संरचना की सहायता से ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण। अणु के अंदर अगर यौगिक की संरचना हमें बनानी आती है तो हम उसके आधार पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे H2 का अणु है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है और दोनों ही हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, तो बीच वाला जो बंध के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में रहेंगे, यानी जब बंध हम तोड़ेंगे तो किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर कोई धनावेश या ऋणावेश नहीं आएगा, तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 0 हो जाएगी। HCl के अंदर देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है। जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश आएगा, हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1। HCl के अंदर हम देखते हैं नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के बीच में 3 बंध हैं। जब नाइट्रोजन और कार्बन के 3 बंध तोड़ेंगे
तो नाइट्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कार्बन कम विद्युत ऋणात्मक, तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 आएगा और कार्बन के ऊपर +3, यानी कि इन तीन बंध की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर -3 और कार्बन के ऊपर +3। जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बंध है, कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन बंध की वजह से कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होने के कारण कार्बन के ऊपर -1 और हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो कार्बन के ऊपर -1 और +3, +3 में से -1 कम हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन इक्वल टू +1, कार्बन इक्वल टू +2 और नाइट्रोजन इक्वल टू -3। ये सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएंगी। अब एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड के अंदर, इथेनोइक एसिड के अंदर देखते हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि कार्बन इन तीनों हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इन तीनों हाइड्रोजन की वजह से कार्बन के ऊपर -3, इस हाइड्रोजन के ऊपर +1, इस हाइड्रोजन के ऊपर +1 और इस हाइड्रोजन के ऊपर +1। यहाँ पर इस कार्बन कार्बन बंध की वजह से कार्बन कार्बन की दोनों की विद्युत ऋणात्मकता एक समान है, तो यहाँ पर इस कार्बन कार्बन की बंध की वजह से दोनों के ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता एक समान है। इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कारण इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा और कार्बन के ऊपर +2 आएगा। इस कार्बन ऑक्सीजन बंध के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 और कार्बन के ऊपर +1 आएगा, यानी कार्बन की यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 आएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर +1 आएगा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 हो गई है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं, तीनों हाइड्रोजन 1 2 3 चारों हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, इस कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 है, इस कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इस ऑक्सीजन की -2 है और इस ऑक्सीजन की भी -2 है। तो इस तरीके से किसी भी संरचना की हम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ यौगिकों के अंदर यहाँ पर हम ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 1 ऑक्सीजन है। सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की 1 होती है, तो 2 × 1 प्लस सल्फर की x मान लेते हैं प्लस ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन की -2 होती है, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 + x - 8, तो x = +6 आ जाएगा। इस तरीके से ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट कर सकते हैं। KMnO4 के अंदर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। पोटेशियम की 1 होती है, 1 प्लस Mn की x मान लेते हैं प्लस x, O4 प्लस 1 ऑक्सीजन की -2 होती है और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो बराबर 0 हो जाएगा। 1 + x - 8 = +7 हो जाएगा। K2Cr2O7, K2 2 × 1 प्लस Cr की निकालनी है, तो Cr की x मान लेते हैं प्लस 2x प्लस -2 × 7 = 0। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो x = +6 आएगा। Cl2O7 के अंदर Cl की निकालनी है, तो Cl की x मान लेते हैं 2 × x प्लस -2 × 7 या 2x - 14 = 0, यानी कि x = +7 आएगा। यहाँ पर K2MnO4 के अंदर Mn की निकालते हैं, पोटेशियम की 2 हो जाएगी, 1 × 2 प्लस Mn की प्लस x, 1 ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 ऑक्सीजन है, -8 बराबर 0, यानी कि x = +6 आ जाएगा। K4FeCN6 में पोटेशियम की 4 1 × 4 हो जाएगी, Fe की 6x मान लेते हैं और CN6 यानी -6 बराबर 0, Cn की -1 होती है, तो x = +2 आ जाएगा। अब इन आयनों के अंदर निकालते हैं HSO3-, H हाइड्रोजन की 1 होती है, H सल्फर की x मान लेते हैं प्लस x, ऑक्सीजन की 3 × 2 -6 = इसके ऊपर एक ऋणावेश दिया हुआ है, इसको हम -1 के बराबर करेंगे
और सोल्व कर लेंगे तो ये x इक्वल टू +6 आ जाएगा। इसी तरीके से PO4 माइनस फॉस्फोरस की x मान लेते हैं, ऑक्सीजन की 4 ऑक्सीजन है -8 हो जाएगा और इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू +5 आ जाएगा। CR4 के अंदर Cr की x मान लेते हैं, ऑक्सीजन की -8 इक्वल टू -2 यानी कि x इक्वल टू +6 आ जाएगा। SO4-2 के अंदर सल्फर की x मान लेते हैं, ऑक्सीजन की -8 इक्वल टू -2 यानी x इक्वल टू +6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी यौगिक के अंदर किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। S4O6-2 के अंदर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, तो सल्फर की x मान लेते हैं, तो 4x और ऑक्सीजन 6 है तो -12 हो जाएगा और इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है तो -2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2.5। यानी कि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है वो भिन्न में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, दशमलव में आ रही है, तो ऑक्सीकरण अवस्था दशमलव में या भिन्न में भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी संरचना S4O6 की संरचना से हम निकाल सकते हैं सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर के ऊपर एक धनावेश होगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक ऋणावेश होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। इस सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, जिससे इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर +2 आएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन सल्फर के कारण सल्फर के ऊपर +2 आएगा, यानी इस सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होगी +5। इस सल्फर और इस सल्फर के बीच में बंध के कारण दोनों में विद्युत ऋणात्मकता समान है, तो यहाँ पर कोई आवेश किसी भी सल्फर के ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पर भी विद्युत ऋणात्मकता समान है, कोई आवेश किसी सल्फर के ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पर भी, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी। इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, इसके कारण भी। इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों, इस सल्फर के अंदर इस ऑक्सीजन के कारण +2, इस ऑक्सीजन के कारण +2 और इस ऑक्सीजन के कारण +1 होगा, यानी कि इस सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था भी +5 हो जाएगी। यानी कि S4O6 के अंदर हम देखते हैं कि 4 सल्फर हैं, जिनमें से 2 सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है और 2 सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। तो अगर इनका औसत मान निकाला जाए तो x इक्वल टू 2.5 आएगा, जबकि 2 के ऊपर +5 आवेश है और 2 ऑक्सीजन के ऊपर 0 आवेश है। इसी प्रकार H2SO5 परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरो अम्ल के अंदर अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो 2 सल्फर की x मान लेते हैं, ऑक्सीजन की -10 बराबर 0, x इक्वल टू +8। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +8 न होके +6 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक परऑक्सी लिंकेज पाई जाती है और परऑक्साइड के अंदर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। इस चीज़ को हम संरचना से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड के अंदर -2 लेते हैं, लेकिन जब परऑक्साइड आ जाता है तो परऑक्साइड के अंदर -1 लेते हैं। तो यहाँ पर संरचना के हिसाब से समझा जा सकता है कि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 हो जाएगी। इसी प्रकार से NaOCl के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, सोडियम की +1 होगी, ऑक्सीजन की -2 और Cl की +x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू +1 आ जाएगा। H2S2O8 परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड, इसके अंदर भी सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है, क्योंकि इसके अंदर भी एक परऑक्साइड लिंकेज पाई जाती है और परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन के ऊपर जो ऋणावेश होता है वो -1 होता है। इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है। और किसी भी तत्व के आवर्त सारणी के अंदर अगर हम देखें कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उसकी वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती है,
अगर तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग संख्या से ज़्यादा निकल के आती है तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था गलत है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उसकी वर्ग संख्या के बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, हमने सल्फर की इसके अंदर H2SO4 के अंदर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +8 निकल के आती है, लेकिन सल्फर जो है वो छठे वर्ग का तत्व है, इसलिए सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग संख्या से ज़्यादा निकल के आती है तो ऑक्सीकरण अवस्था को हम वर्ग संख्या के बराबर रख देते हैं। यहाँ पर भी अगर हम सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो वो वर्ग संख्या से ज़्यादा निकल के आती है, इसलिए जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग संख्या से ज़्यादा निकल के आती है तो उसको हम वर्ग संख्या के बराबर रख देते हैं, या फिर उसकी संरचना के आधार पर भी निकाला जा सकता है। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकरण में अपचयन पहचानिए। जैसे कि यहाँ पर हमें 3 अभिक्रिया दी हुई है, तो इनमें हमें पहचानना है कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण होता है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो अपचयन होता है। तो यहाँ पर सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। जैसे पहली रिएक्शन दी है H2S + Cl2 2HCl + S। यहाँ पर हमें मालूम है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, सल्फर की -2 है और Cl2 मूल अवस्था में है तो इसकी 0 हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 है, Cl की -1 है और सल्फर की 0 है। तो इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के पश्चात हम देखते हैं कि किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है और किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर -2 से 0 के अंदर जा रहा है और Cl2 -1 के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर देखें कि सल्फर जो है -2 से 0 के अंदर गया, यानी सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। त्यागने का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागने को हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। और यहाँ पर Cl2 ने 0 से -1 के अंदर जा रही है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋणावेश आता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसका अपचयन हो गया है। दूसरा नंबर देखें, Fe3O4 + 8Al 3Fe3O4 + 8Al 9Fe + 4Al2O3। यहाँ पर भी आयरन की ये मिक्स ऑक्साइड है, ये 2 ऑक्साइड का मिश्रण है, FeO + Fe2O3। इन दोनों को मिलके बन जाता है Fe3O4। अब इस आयरन के अंदर, इस ऑक्साइड के अंदर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 व +3 2 प्रकार की है, जबकि एल्यूमिनियम की यहाँ 0 है। इधर आयरन की 0 हो गई है और एल्यूमिनियम की +3 है। अब हम देखें यहाँ पर एल्यूमिनियम 0 से +3 के अंदर जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने का मतलब होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होने का मतलब होता है अपचयन। तो हमें सीधा सीधा सा क्या करना है, सबसे पहले सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद देख लेते हैं जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है उसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2Na + H2 बनेगा 2NaH। यहाँ पर Na की 0 है और H2 की 0 है। यहाँ पर Na की +1 है और हाइड्रोजन की -1 है। अब हम देख सकते हैं Na की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है और H2 की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। वृद्धि का मतलब ऑक्सीकरण और कमी का मतलब अपचयन। तो इस तरीके से
सभी अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीकरणीय अपचयन निकाला जा सकता है। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।